नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विषय जो हम सबके संज्ञान में है कि सौरभ कृपाल जो कि बी.एन. कृपाल साहब के बेटे हैं। बी.एन. कृपाल जो 2002 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। बी.एन. कृपाल जिस समय कॉलेजियम में थे उस समय आज के भावी जजेस या जो जजेस हैं इस समय वो बी.एन. कृपाल की कॉलेजियम जिस कॉलेजियम में बी.एन. कृपाल साहब हुआ करते थे उनकी रिकमेंडेशन थे, जैसे बोबड़े साहब, जैसे रमना साहब, जैसे आज के संजय किशन कौल साहब, या फिर मैं कहूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस आज के। एक और ख़ास बात ये थी कि बी.एन. कृपाल का जिस समय एलिवेशन हुआ उस समय देश के चीफ जस्टिस आज के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पिता थे, यानी कि ऑनरेबल वाई.वी. चंद्रचूड़ के रिकमेंडेशन पर या उनकी कंसल्टेशन पर बी.एन. कृपाल साहब का एलिवेशन हुआ था। बी.एन. कृपाल साहब की रिकमेंडेशन पर मतलब उनकी कॉलेजियम की रिकमेंडेशन, जिस कॉलेजियम में वो थे उसकी रिकमेंडेशन पर आज के डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का एलिवेशन हुआ था। और आज डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की जो रिकमेंडेशन है या जो उनकी कॉलेजियम है उसके समय पर बी.एन. कृपाल साहब के बेटे, उनके गे बेटे, जिनको भारत में बिल्कुल सिंपल, चूँकि वो मतलब कौन से गे हैं, गे में भी लोग कहते हैं दो। मैंने तो पहली बार जब ये गे प्रकरण सुना कि मेल और फीमेल गे भी होते हैं। अब फीमेल गे होने के नाते वो कहा जाता है उनको। तो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि बी.एन. कृपाल साहब के बेटे सौरभ कृपाल साहब का एलिवेशन का नंबर आया था। हालांकि उनका रिकमेंडेशन 2017 में किया गया था। 2018 में बी.एन. कृपाल के बेटे सौरभ कृपाल साहब मुकदमा लड़ते समय बड़ा इशू उठाकर रखा था कि सेम सेक्स से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर सेक्शन 377 आईपीसी का, जो कि अननेचुरल सेक्स को भारत में प्रोहिबिट करता है और अपराध घोषित करता है। तो अननेचुरल सेक्स जो प्रकृति के देन नहीं है, ईश्वर पद्धत नहीं है, जो कुछ लोगों के बैड बिहेवियर या मैं कहूँ कि सिन, पाप की वजह से होता है, ऐसे लोगों को पापी भी भारत में कहा जाता था। लेकिन 2018 में उनके प्रयासों से, बहुत सारे प्रयास किए, उनके प्रयासों से 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब उसमें लोगों ने तर्क ये भी देना शुरू किया कि चूंकि उनका रिकमेंडेशन 2017 में किया गया था और वो गे थे, उन्होंने ये इशू उठाया, तो 2018 में एक वर्ग है, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि जजमेंट जब भी आता है तो बहुत सारी रीजनिंग उस पर रहती हैं, लेकिन समाज तो समाज है। हम भारत के लोग तो कुछ भी कहने के लिए आर्टिकल 19(1)A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ लोगों ने मेरे से व्यक्तिगत कहा, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई ये जो, या मैंने जो तमाम सोशल मीडिया के पर चलता रहता है उस पर ये कहा गया कि भाई इनको जज बनाने के लिए, बी.एन. कृपाल साहब के बेटे को, गे बेटे को जज बनाने के लिए 2018 में 377 ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो अब तो अपराध बचा नहीं। अब जब ये 377 अपराध नहीं बचा तो साहब उनका डिक्रिमिनलाइज हो गया, तो वो अब जज बन सकते हैं। हालांकि बोबड़े साहब पहले जज थे, पहले चीफ जस्टिस थे, क्योंकि बोबड़े साहब का अपॉइंटमेंट भी उनके ही पिता ने किया था, उनके पिता के कॉलेजियम के टाइम पर हुआ था। तो उन्होंने सरकार से पूछा कि भाई क्लैरिटी दीजिए। उनकी क्लैरिटी के बाद रमना साहब ने रिकमेंडेशन कर दी कि भाई ये गे होना कोई अपराध भारत में है नहीं अब, चूँकि इसलिए 2018 के बाद अपराध बचा नहीं, तो अब उनकी रिकमेंडेशन हो सकती है। आज के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कॉलेजियम ने उनको फिर रिकमेंड कर दिया, मतलब वो फाइल वापस आई तो फिर रिकमेंड कर दिया, और सरकार ने फिर से ऑब्जेक्शन लगाकर भेजा। और ये दो उनके ऑब्जेक्शन थे, एक तो स्विस पार्टनर उनका है जो एम्बेसी में काम करता है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये गे कॉजेस के लिए चूँकि लड़ते रहे, ये बायस हो सकते हैं। अब ये सब प्रकरण इतना बैकग्राउंड था, लेकिन
क्यों? अब देखिए, हमारे यहाँ भारत में एक बात रही है, और वो बात ये रही कि जब भी किसी जज से कंसेंट ली जाती है या किसी एडवोकेट से कंसेंट ली जाती है कि आपका नाम हम रिकमेंड करना चाहते हैं, वो कंसेंट देता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। आज तक भारत के इतिहास में, खास तौर से स्वतंत्र भारत के इतिहास में, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी जज का नाम से कंसेंट ली गई हो और कंसेंट लेने के बाद उसने सरकार के खिलाफ, जुडिशल सिस्टम के खिलाफ या किसी इस तरह की कोई बकवास की हो। मतलब कोई, अब चूंकि वो फेयर होने जा रहे होते हैं तो वो मान कर चलते हैं कि अब मैं फेयर जस्टिस की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए अब मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, अब कमेंट केवल मेरिट पर करना चाहिए। जब उनके पास फाइल आएगी तो वो मेरिट पर कमेंट करें, और मेरिट पर कमेंट के आधार पर ही जजमेंट होना चाहिए। क्योंकि हमारी अपनी विचारधारा अलग बात रहती है, बैकग्राउंड अलग बात रहता है, लेकिन जजमेंट देते समय ये कहा जाता है कि भैया वो मेरिट पर होगा। इसलिए जजेस ओपन फोरम पर कोई भाषण इस तरह का नहीं देते। हालांकि कुछ समय से ये चलन चल गया है कि चीफ जस्टिस कार्यक्रमों में जाने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कार्यक्रमों में जाने लगे। उससे पहले मैं ये देखता था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एकेडमियों में जाते थे, पढ़ाते थे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, जजेस एकेडमीज़ में जाते थे, जहाँ जजेस की ट्रेनिंग चल रही हो वहाँ पर जाते थे। लेकिन अभी कुछ समय से ट्रेंड आ गया है कि कुछ संस्थाएं उनको बुलाती हैं और वो वहाँ जाकर अपनी भड़ास या वो कह देते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए था। मैंने जैसे कहा कि जजमेंट ही उनकी, कलम ही उनकी ताकत है, उसमें रीजनिंग उनको देना होता था। लेकिन अभी क्या है, वो चल गया। सौरभ कृपाल साहब को, जिनका नाम रिकमेंड किया गया है, उनको कलकत्ता लिटरेरी इवेंट में इनवाइट किया गया। ये कल की बात है या परसों की बात है। कोलकाता लिटरेरी इवेंट, अब कोलकाता का हाल तो आप जान ही रहे हैं कि क्या चल रहा होगा। अंग्रेज भी कोलकाता से ही शासन भारत पर चलाता रहा। जब वो दिल्ली आया तो वो शासन चलाने लायक ही नहीं बचा, लेकिन कोलकाता से वो शासन चला रहा था, यानी कि वो बंगाल से शासन चला रहा था। और जब से केंद्र में सरकार बनी है, तब से बंगाल का क्या हाल है ये आप देख ही रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी और मोदी जी के समय पर है, ये पहले से, शुरू से, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब वहाँ का हाल दूसरा था, कम्युनिस्ट बैठे थे। जब केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी तब कम्युनिस्ट बैठे थे। और अभी केंद्र में जो सरकार है उनके विरोध में, अगर कोलकाता में, चूँकि वहाँ बांग्लादेशी बड़ी भारी संख्या में रहता है, वहाँ रोहिंग्या बड़ी भारी संख्या में रहता है, और तथाकथित वो कम्युनिटी जो अपने पूर्वजों को कहीं खाड़ी में ढूंढते हैं, वो बड़ी संख्या में बंगाल में रहते हैं। इसलिए बंगाल का जो भी मुख्यमंत्री बनता है, जो सरकार बनती है, वो उनके कॉज के लिए काम करती है। भले ही वो 30% है, लेकिन उनके लिए ही काम करती है। वो 70% पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगर दुर्गा पूजा बनाम नमाज की बात आ जाती है तो नमाज होनी चाहिए, दुर्गा पूजा नहीं होनी चाहिए। वो बाद में कोर्ट ऑर्डर करता है और समानता के आधार पर कहता है, वो अलग बात है। लेकिन कोलकाता में जो इवेंट हुआ उसमें सौरभ कृपाल साहब को बुलाया गया। मेरा मानना था कि अगर उन्होंने कंसर्ट दे रखी है तो ऐसे किसी इवेंट में पहले से परंपराएं चली आ रही, कोई जाता नहीं है, लेकिन वो गए, चलिए जाने की कोई बात नहीं। अब उनसे प्रश्न वही पूछे जाने थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बायस है, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर कुछ कर रही है। उन्होंने रिकमेंड कर दिया तो सौरभ कृपाल साहब उस पर अपना जवाब देते हैं। अब जवाब उनका इतना इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल वही जो कम्युनिस्ट कहते हैं। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट भारत में अपर कास्ट का झगड़ा उठाते हैं, रिजर्वेशन का झगड़ा उठाते हैं, देवी देवताओं की पूजा न करने पर देवता झगड़ा उठाते हैं। तमाम तरह के जो भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें अपने मतलब से उनके आधे संदर्भ लेकर भारत को देते हैं, और भारत में कुछ न कुछ बवाल बचाए रहते हैं। कभी रामचरितमानस की कोई चौपाई छेड़ देंगे, तो कभी महिषासुर मर्दंगनी को लेकर कोई स्टेटमेंट दे देंगे, कभी स्टेटमेंट बाली को देकर देंगे, तो कभी स्टेटमेंट तमाम तरह के उनको देते हैं। तो ब्राह्मणों के पूजा रावण की करवाते हैं कम्युनिस्ट, और देवियों में अगर बात कही जाए तो वो भगवान राम पर भी प्रश्न उठा देते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर भी प्रश्न उठा देते हैं। तो ये उनके इवेंट रहे हैं। वो
ऐसा कहते हैं लोग, संख्या में तो 4-5 हज़ार ही हैं देश में, लेकिन बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। उसका कारण है उनकी फंडिंग होती है। तो ये 5,000 एम्प्लॉय मान लीजिए, कहीं से फंडिंग होती है। कुछ लोग जो भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं वैसे लोगों को फंडिंग करते हैं। भीमा कोरेगांव जैसे केसेस अचानक निकाल कर बाहर निकाल दिए जाते हैं और वो ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। खैर, अब बी.एन. कृपाल साहब को जो कहना था वो चुप रहने के बजाय उन्होंने कहा कि सब अपर कास्ट, मोस्टली जजेस अपर क्लास से जुडिशरी कंपोज होती है, जो ठीक नहीं, और वो बायस हो जाते हैं। अब जुडिशरी अपर क्लास से कंपोज होती है, इसका मतलब ये हो गया कि बी.एन. कृपाल खुद कॉलेजियम पर प्रश्न उठा रहे हैं कि कॉलेजियम बायस है। कितनी बायस है कि वो अपर क्लास को ही रिकमेंड करती है, उसका ही अपॉइंटमेंट होता है। अब अपर क्लास में भी मेरा मानना है कौन रहते हैं, वही जो जजेस के बच्चे, मतलब अपने ही परिवारों से। तो अपर क्लास नहीं है। बी.एन. सौरभ कृपाल साहब को मैं बताना चाहता हूँ, ये अपर क्लास का सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम वो अपना रहे हैं जिसमें वो परिवार के अगर अपर क्लास भी हैं तो उनका परिवार ही, वो 200 परिवारों के बीच का खेल है, उन परिवारवाद को ही बढ़ावा मिलता है। इसमें ये नहीं कहना चाहिए अपर कास्ट। बी.एन. कृपाल साहब कौन से लोअर कास्ट से आते हैं, ये सौरभ कृपाल साहब कौन से लोअर कास्ट से आते हैं। तो सौरभ कृपाल का भी तो वही हाल है ना। अब ये पंजाबी हैं, पंजाबी कभी लोअर कास्ट में तो आता नहीं है। तो देखने की बात ये है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट कितना उचित है। क्या सरकारें या ये जो सही से कोर्ट ये क्लासिफिकेशन करता है कास्टिज्म के आधार पर, इनइक्वालिटी की बात करता है। अब इनइक्वालिटी की बात या इक्वालिटी की बात करता है, तो इक्वालिटी में भी इनइक्वालिटी बी.एन. कृपाल साहब देख रहे हैं। तो आप सोचिए, केवल कॉलेजियम के लिए घातक नहीं है बी.एन. कृपाल, मैं बार बार कहता हूँ, सौरभ कृपाल केवल कॉलेजियम के लिए केवल सरकार के लिए घातक नहीं है, ये कॉलेजियम के लिए भी घातक है। क्योंकि कॉलेजियम पर भी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि कॉलेजियम के निर्णय ठीक नहीं, कॉलेजियम के सारे निर्णय ठीक नहीं, लेकिन इनके विषय में निर्णय ठीक है। अब स्विस पार्टनर की जो सरकार ने बात करी, तो इनका देखिए तर्क कितना अच्छा है। इनका तर्क ये है कि भाई जिस देश के वो नागरिक हैं वो तो फ्रेंडली स्टेट है, यानी कि जो स्विस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्विस की बात कर रहे हैं, वो तो फ्रेंडली स्टेट है, फ्रेंडली स्टेट का नागरिक है वो तो मेरा पार्टनर। तो आप सोचिए कि उनका जो मेल पार्टनर है, जो उनकी करता है, वो ये कहते हैं कि वो तो स्विस नागरिक है, लेकिन स्विस गवर्नमेंट तो हमारी फ्रेंडली स्टेट है। तो क्या फ्रेंडली स्टेट होने के नाते आप देखिए, भारत में तो हम सिक्योरिटी लीक करते नहीं हैं किसी भी, भारत का नागरिक से बड़ा फ्रेंडली हमारे लिए कौन हो सकता है। तो हम कुछ जो सिक्योरिटी के मामले रहते हैं वो या तो सरकार की कुछ सिक्योरिटी विंगें देखती हैं, और या फिर कोर्ट में भी अगर कभी ऐसी बात आती है तो हम बंद लिफाफे में वो देते हैं। अब बंद लिफाफे में वो जो चीज़ें जाती हैं, तो भारत के बाकी के नागरिक फ्रेंडली नहीं है क्या। लेकिन सिस्टम तो यही है कि भाई डिफेंस का डॉक्यूमेंट है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट कुछ हाथ जो बहुत रिस्पॉन्सिबल हों उनको दिखाया जा सकता है, बाकी सबको नहीं दिखाया जा सकता। तो अब इनका जो इशू है वो ये कहते हैं, वो ये जो हेट्रोसेक्सुअल मैन हैं, अब देखिए हेट्रोजीनियस मैन, हेट्रोजीनियस मतलब होमोसेक्सुअल नहीं है, हेट्रोसेक्सुअल हैं, अलग अलग सेक्स के तो हैं, ये होमोसेक्स नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण हैं, तो यहाँ पर वो बायस हो जाते हैं, ये काइंड ऑफ बायसनेस है। लेकिन ये होमोजीनियस हैं, होमोसेक्सुअल हैं, ये कैसे, ये फ्रीडम ऑफ सेक्स है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो अगर आप उनका नाम मना कर रहे हो। तो जो सरकार को जो चीज़ दिखी कि ये एग्रेसिव हो जाएंगे, खुन्नस निकालेंगे, और जो जजमेंट करते समय ये बायस हो जाएंगे, वो बायसनेस उनकी अभी दिख रही है। वो अभी तो उनका नाम केवल रिकमेंड हुआ और उस पर खींचतान चल रही है, वहीं पर वो बोल गए, वहीं पर वो कह रहे हैं अपर क्लास या स्विस गवर्नमेंट तो हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट है। अब फ्रेंडली गवर्नमेंट का मतलब हमारी तो नरेंद्र मोदी जी के 2-3 स्टेट छोड़कर संसार के सारे फ्रेंडली रिलेशन बनाए पड़े हैं। क्या सबको ऐसा माना जाए कि उनके नागरिकों को भारत में प्लेस दे दी जाए। ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं, इन पर जिस प्रकार से सौरभ कृपाल जी ने स्टेटमेंट दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट भारत में देने लायक भी था, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो मेरा मानना ये है
कि सौरभ कृपाल साहब का नाम जो मना किया गया है या सरकार ने डिनाई किया, वो उचित था। सीट पर बैठकर अगर ये इस तरह का स्टेटमेंट देते तो, मतलब अभी तो केवल नाम रिकमेंड हुआ है तो उन्होंने ये स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। सीट पर बैठे होते और इस तरह का वो आता तो ये बायस हो जाते। इनके बायसनेस को कौन देखता। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट का इलस्ट्रेशन देती। अच्छा, एक बात मेरी समझ नहीं आता कि जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़कर भारत में जजेस आते हैं या एडवोकेट्स आते हैं, ये बीमारी इनको ही क्यों लगती है? ये जो बीमारी है ये उनको क्यों लगती है जो लोग वहाँ से आते हैं, मतलब इससे चुनकर आते हैं। मुझे लगता है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जो हम अपने बच्चे भेजते हैं, वो बच्चों को वहाँ भेजना भी चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, ये भी विचार करने वाली बात है। क्योंकि अगर वहाँ के प्रोडक्शन में ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, और कुछ तो घोषित हैं कुछ अघोषित हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी अघोषित लोग हैं, तो ये जो अघोषित हैं ये बायस तो हो ही जाएंगे। और ये कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर, तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ सारे देश को कि भैया अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ाओ, उसको 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 नेचुरल रहने दो। वो अननेचुरल ये सेक्सुअलिटी वहाँ से लेकर आए डू हो जाए, ऐसा मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। लोग वहाँ पढ़ने ना भेजें, ये बच्चों को बचाएं, नहीं तो ये सब ये हो कर आएंगे और सब हमारे देश में जजेस या अधिकारी बैठ जाएंगे। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार का निर्णय यहाँ पर बिल्कुल ठीक था, और ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल साफ क्लियर भी करता है कि वो उनके ऊपर जो प्रश्न खड़े किए हैं वो उन प्रश्नों पर सरकार में जान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।